एक गांव में सुधा नाम की एक बहुत मोटी लड़की रहा करती थी। गांव के सभी लोग उसके मोटापे की वजह से मोटी मोटी कहकर उसे बुलाया करते थे। सुधा को भूख बहुत लगती थी। वो चाहे जितना भी खाना खा ले, मगर उसकी भूख कुंभकर्ण के नींद की जैसी थी। उसका पेट ही नहीं भरता था। उसकी माँ बिमला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन सुधा सज धज कर कहीं जा रही थी। अरे, इतना सज धज कर कहाँ जा रही है सुधा? आज ना तो होली है और ना ही दिवाली है। क्या माँ, कभी कभी तो मैं श्रृंगार करती हूँ, उसमें भी आपको दिक्कत होने लगी? क्योंकि जब जब तू श्रृंगार करती है ना, तब तब मेरा दिल बैठ जाता है, ये सोचकर कि पता नहीं तू किसका बेड़ा गर्क करने जा रही है। गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। अब तो आप भी गांव वालों के साथ साथ मेरा मजाक उड़ाने लगी। गांव वाले तेरा मजाक नहीं उड़ाते, सच कहते हैं। कितनी बार कहा है कि कम खाया कर, मजाल है कि तेरे कान पर जूं भी रेंगी हो, और नतीजा ये हुआ कि तू हो गई है फूल कर कुप्पा। हाँ तो क्या बुरी बात है माँ, फूल कर कुप्पा ही तो हुई हूँ ना, सूख कर छुहाड़ा तो नहीं हुई ना। मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है कि जरा सी हवा चले और उसमें वो उड़ जाएं। हाँ, लेकिन मुझे भी ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं जिनके जिस्म बुलडोजर की तरह हो जाएं, कि अगर गलती से भी उनका जिस्म किसी दीवार से टकरा जाए तो दीवार ही टूटकर गिर जाए। मैं जा रही हूँ माँ, मैं घर आकर बात करूँगी। अरे मेरी बात तो सुन। अरे, मगर सुधा विमला की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। इधर सुमन का घर जगमगा रहा था। बारात आ चुकी थी। सुमन के पापा कन्हैया लाल दरवाजे पर अपने सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे कि तभी कन्हैया लाल की नजर दूर से आई हुई सुधा पर पड़ी। कन्हैया लाल घबराते हुए तुरंत अपने बगल में खड़े नौकर छोटू से बोले, छोटू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं मालिक? और अचानक आप इतने घबरा क्यों गए? अरे वो सामने उस मुसीबत को देखा जो हमारे ही घर की ओर चली आ रही है। कन्हैया लाल के कहने पर छोटू ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी घबराहट झलकने लगी। मालिक, मैं भी वही देख रहा हूँ जो आप ही देख रहे हैं। तूने मुझे बर्बाद कर दिया छोटू। तुझसे मैंने कहा था कि विमला देवी के घर पर शादी के कार्ड मत देना। मुझे लगता है कि तू गलती से विमला देवी के घर पर कार्ड देकर आ गया। नहीं मालिक, लगता है कि आप घबराहट में ये भूल गए हैं कि मैं आपके घर का नौकर हूँ, मालिक नहीं। अरे छोटी मालकिन के शादी के कार्ड तो आपने और बड़ी मालकिन ने खुद मिलकर बांटे थे। ठीक कह रहा है छोटू, लगता है मेरी इस बार की बदनामी तो पक्की है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी बिटिया की शादी ही न टूट जाए। लेकिन ऐसा क्यों मालिक? अरे बेवकूफ, सामने उस मोटी को नहीं देख रहा? सारे के सारे बारातियों का खाना खा जाएगी। जब बाराती भूखे लौटेंगे तो जाहिर सी बात है मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तभी सुधा कन्हैया लाल के करीब आकर खड़ी हो गई। नमस्ते अंकल जी, सुमन ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है सुमन। सुमन को क्या हुआ? अरे उसकी अभी शादी होने वाली है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि आपका चेहरा कुछ घबराया हुआ सा लग रहा है। सुधा, तुम्हें देखकर तो बड़े बड़े सुरमाओं के चेहरे पर पसीने छूट जाते हैं। वैसे मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो? अजीब बात है अंकल, मेरी इतनी पक्की सहेली की आज शादी है और मैं अपनी सहेली की शादी में भी ना आऊं। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे घर पर शादी का कार्ड नहीं दिया था। कार्ड तो गैरों को दिया जाता है अंकल, अपनों को नहीं दिया जाता। जब माँ ने मुझे बताया कि आपने शादी का कार्ड नहीं भेजा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तो यही कहा कि कन्हैया लाल जी को मैं अपना पापा मानती हूँ और बेटी के अपने पापा के घर ऐसे ही नहीं जा सकती। बेटी को भला कार्ड की क्या जरूरत? खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि खाने का इंतजाम कहाँ पर है? कन्हैया लाल मजबूरी में छोटू की ओर देखता हुआ बोला, छोटू, जाओ सुधा को बता दो कि मेहमानों के दावत का इंतजाम हमने कहाँ किया है। छोटू सुधा को पंडाल की ओर ले गया। सुधा जमीन पर बैठ गई और छोटू की ओर देखकर बोली,
जाओ जाकर जल्दी से मेरे लिए गरम गरम पूड़ी लेकर आओ। छोटू एक थाली में बहुत सारी सब्जी और कुछ पूड़ियाँ लेकर आया। अरे ये क्या है, सिर्फ इतनी सी पूड़ियाँ? कैसी बातें कर रही हो सुधा जी? अरे ये पूरे 3 आदमियों का दावत है, आप इसे इतनी सी पूरियाँ बोल रही है? अरे तुम जिन 3 आदमियों की बात कर रहे हो उनकी खुराक बहुत कम होगी, मेरा हाजमा थोड़ा अच्छा है। तभी सुधा की नजर पूड़ियों से भरी हुई टोकरी पर पड़ी। जाओ वो पूड़ियों से भरी हुई टोकरी उठा कर ले आओ। अरे वो तो बहुत सारी पूरियाँ है। जो बोला है वो करो। क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मेहमानों की इज्जत करना नहीं सिखाया? क्या तुम मेहमान को भूखा यहाँ से जाने दोगे? लाता हूँ। इतना कहकर छोटू पूड़ियों से भरा हुआ टोकरा वहाँ पर ले आया। देखते ही देखते सुधा सारी पूड़ियाँ खा गई। जाओ जाकर अब की बार 2 पूड़ियों की टोकरी लेकर आओ, और सुनो, काशी फल की सब्जी और गुलाब जामुन भी लेकर आना। वो क्या है ना, खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। और हाँ, सामने रायते से भरी हुई 2 बाल्टी दिख रही है ना, वो भी मेरे पास लाकर रख दो। वो क्या है ना कि खाने के बाद मुझे रायता बहुत पसंद है, खाना जल्दी हजम हो जाता है। छोटू पूड़ियों की 2 टोकरी लेकर आया और सुधा देखते ही देखते वो भी चट कर गई। कुछ ही वक्त में सुधा सारे बारातियों का खाना खा गई। यहाँ तक कि सुधा ने मिठाई का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। अब कहीं जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा बहुत खाया है, अब घर पर जाकर खाऊंगी। सुधा वहाँ से चली गई। अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अगले दिन सुधा की माँ विमला बाजार में किसी काम से आई कि तभी उसकी नजर कन्हैया लाल पर पड़ी, जो अपने परिवार के साथ बोरिया बिस्तर समेटकर कहीं जा रहा था। अरे नमस्ते कन्हैया लाल जी, अपने परिवार के साथ सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? जी अजी कहाँ जाऊँगा, ये गाँव छोड़ के जा रहा हूँ, वो भी आपकी वजह से। मैं कुछ समझी नहीं कन्हैया लाल जी। कल मेरी बेटी सुमन की शादी थी, आपकी बेटी सुधा बगैर बुलाई वहाँ पर आ गई और सारे बारात का दावत खा गई। आपको पता है, सारे बारातियों को भूखा वापस जाना पड़ा। लड़के वाले तो शादी तक से इनकार करने लगे, ये बोलकर कि मैं बारातियों को ठीक से दावत भी नहीं दे पाया। कुछ सालों बाद मेरी छोटी बिटिया की भी शादी है। आपकी बिटिया कल को मेरी छोटी बिटिया की शादी में पहुंच जाएगी और सारे बारातियों का दावत खा जाएगी, इसलिए मैं ये गांव छोड़कर पहले ही जा रहा हूँ। इतना कहकर कन्हैया लाल वहाँ से चला गया और विमला सुधा पर नाराज होते हुए सीधा घर पर पहुँच गई। घर पर सुधा बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। तो आखिरकार तुमने वही किया जिस बात का मुझे डर था। तुम्हें क्या जरूरत थी कन्हैया लाल जी की बेटी की शादी में जाने की? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से कुछ देर पहले मुझे बाजार में कितना बेइज्जत होना पड़ा। बेचारे कन्हैया लाल जी कितने अच्छे आदमी थे, तुम्हारी वजह से वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ माँ, जब भी गांव में कहीं शादी होती है तो मेरी भूख दुगनी हो जाती है और मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान खाने के अलावा कहीं और लगाओ, लेकिन नहीं, घूम फिर कर तुम्हें बस खाना ही नजर आता है। मैंने सोच लिया है तुम्हें आज से काम पर भेजूंगी। काम पर भेजूंगी से क्या मतलब है? बिरजू हाथी वाले के यहाँ पर 4 हाथी पले हुए हैं। तुम आज से वहाँ पर जाओगी। दिन रात जब वहाँ पर भागा दौड़ी करके जब उठा बैठा करोगी ना, तब तुम्हारा वजन अपने आप कम हो जाएगा। और बिरजू को मैं ये बोल दूंगी कि वो तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी खाना ना दे। अगले दिन बिमला बिरजू हाथी वाले के यहाँ पर सुधा को छोड़कर आ गई। सुनो सुधा, यहाँ तुम्हारे घर वाले नाज नखरे नहीं चलेंगे। ये हाथी देख रही हो, इन सबको दावत तुम खिलाओगी। यहाँ तक कि तुम हाथियों को नहलाना और उनका गोबर साफ करना। ध्यान रखना, अगर मैंने तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी बैठा हुआ देखा तो मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। सुबह से लेकर शाम तक सुधा भूखी रहकर सुधा की हालत खराब हो गई। तभी उसकी नजर हाथियों के बहुत सारे केलों पर पड़ी। अरे मैं तो बेवकूफ थी जो सुबह से शाम तक भूखी रही। अरे केले किस काम आएंगे? सुधा हाथियों के सारे केले खा गई।
ये तुमने क्या किया सुधा? ये तो हाथियों के 10 दिन का दावत था। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या मैं कल से काम पर आऊं बिरजू चाचा? नहीं सुधा, तुम्हें अब कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि कल से मुझे अब कोई और काम देखना पड़ेगा ताकि मैं अपने हाथियों के लिए कहीं से दावत का इंतजाम कर सकूं। बिरजू ने सुधा को काम से निकाल दिया, बल्कि वो बेचारा तो खुद मजदूरी करके अपने हाथियों का पेट पालने में लगा हुआ था। मगर सुधा की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। थक हार कर बिमला ने सुधा की नौकरी एक सरकारी स्कूल में लगा दी। सुधा सरकारी स्कूल में नौकरी पर जाने लगी। सुधा, तुम्हारे बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी भुक्खड़ हो। यहाँ तक कि तुमने बिरजू हाथी वाले तक का बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम जी। अब मुझे भूख ही इतनी लगती है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा है कि तुम्हें स्कूल में दिन भर खाने को कुछ भी न दिया जाए। याद रखना, अगर मैंने तुम्हें खाना खाते देख लिया ना तो फिर मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। 2 दिन तक सुधा ने बड़ी मुश्किल से अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल किया। दोपहर के वक्त सुधा भूख से बेहाल स्कूल में थी कि तभी उसकी नाक खाने की खुशबू से टकराई। अरे, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए कि स्कूल में इतना अच्छा खाना लेकर आखिर कौन आया है। सुधा ने देखा कि वहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारा खाना रखा हुआ था। देखते ही देखते सुधा सारा खाना खा गई। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ गई। अरे, ये तुमने क्या किया सुधा? तुम तो सारे बच्चों का खाना खा गई। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी मैम। मुझे पता ही नहीं चला कि सारा खाना खत्म हो गया। तुम्हारी सजा ये है कि आज रात तुम घर नहीं जाओगी। सारी रात बंद रहोगी। सुबह तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। प्रिंसिपल सुधा को बंद करके चली गई। सुबह तक सुधा को बहुत तेज भूख लगने लगी। दोपहर के टाइम खाली पीरियड के वक्त जब बच्चे क्लास से चले गए तो सुधा बच्चों के बैग से टिफिन निकालने लगी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतना अच्छा खाना भी बनता है। और ये खाना बच्चे खाएंगे नहीं, मैं खाऊंगी ये। सुधा स्कूल के सारे बच्चों का खाना खा गई। जब बच्चे इंटरवल के वक्त खाली डब्बा देखकर रोने लगे तो प्रिंसिपल को समझ में आ गया कि ये सब सुधा का किया धरा है। सुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ प्रिंसिपल मैम? ये तुमने क्या किया? पहले तुम सरकार की तरफ से दिया हुआ बच्चों का सारा खाना खा गई और अब तुम बच्चों का टिफिन निकाल कर खाने लगी हो। मुझे बच्चों को भूखा नहीं मरवाना। तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर वही हुआ। प्रिंसिपल ने सुधा को काम से निकाल दिया। सुधा बेटी, अब अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल कर। अगर तेरा हाल यही रहा तो तुमसे कौन शादी करेगा? अपना वजन कम करो। मैं अपना वजन कम नहीं कर सकती माँ। आप जानती हो कि खाना मेरी कमजोरी है। सुधा, जब तू अपना दिमाग कहीं और लगाएगी ना तो तुझे भूख बहुत कम लगेगी। मगर हमेशा की तरह सुधा ने अपनी माँ की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और एक दिन अचानक सुधा बेहोश होकर गिर पड़ी। इत्तेफाक से उस दिन बिमला के दूर के रिश्तेदार अज्जू चाचा वहाँ आए हुए थे, जो कि एक जाने माने वैद्य थे। सुधा की नब्ज देखकर अज्जू चाचा मुस्कुराते हुए बिमला की ओर देखकर बोले, ये क्या बिमला जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुधा को ज्यादा दावत खाने की बीमारी है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोग कम खाते हैं इस बीमारी के बारे में तो सुना था, लेकिन ऐसा पहली बार सुन रही हूँ कि ज्यादा खाना खाने की भी बीमारी होती है। ये हकीकत है। जिस तरह इंसान को भूख ना लगने की बीमारी होती है, ठीक उसी तरह भूख ज्यादा लगने की भी बीमारी होती है। सुधा बेचारी इस बीमारी की शिकार है। तो फिर आप मेरी बेटी का इलाज कीजिए। अज्जू चाचा, आप नहीं जानते कि मुझे इस खाने की वजह से कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। देखो, कुछ ही महीनों में मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल दुबला पतला कर दूंगा। कुछ ही वक्त के बाद सुधा को होश आ गया। आज से तुम्हारा इलाज मैं करूंगा सुधा।
जब भी तुम्हें कभी भूख लगेगी तुम दावत नहीं बल्कि मेरी जड़ी बूटी खाओगी। मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी चाचा। तुम्हें करना होगा बेटी। कुछ दिन तक तो सुधा बिल्कुल ठीक चली। अज्जू चाचा को लगा कि सुधा बिल्कुल ठीक हो गई है, तो एक दिन गांव की बारात में अज्जू चाचा सुधा को लेकर गए। यहाँ पर दावत को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है चाचा कि सारा का सारा खाना खा जाऊं। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अब भूख बहुत कम लगने लगी है। वो तो मैंने आपसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा था। मुझे पता था कि आप मुझे इस शादी में जरूर लाओगे। इतना बोलकर सुधा शादी में मौजूद सभी बारातियों का खाना खा गई। अज्जू चाचा बेहोश हो गए और सुधा मुस्कुराती हुई अपने घर की ओर चली गई।